बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोपहर का वक्त था जब मेरी मुलाजमा भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि बाजी जल्दी करें, ये लाल मिर्चें मुझे अपने ऊपर से वार के दे। मैंने कहा आखिर हुआ क्या है, क्यों इतनी जल्दी मचा रही हो, और तुम तो सोने गई थी अपने क्वार्टर में, फिर अचानक ये मिर्चें लेकर क्यों आ गई। मुलाजमा का सांस फूला हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे वो कहीं दूर से पैदल चलती या भागती हुई आई। उसने कहा कि हाँ बाजी, मैं सो ही रही थी, मगर ख्वाब में देखा कि आपकी कुछ दोस्तें आई हैं और उन्होंने आपको नजर लगा दी, जिसकी वजह से आपको तेज बुखार हो गया था और फिर आप बहुत बीमार हो गई। बस ये ख्वाब देखा तो मेरी नींद खुल गई और मैं भागते भागते मिर्चें लेकर आपके पास आ गई। मैंने मुलाजमा की बात सुनकर सर पे दुपट्टा लिया और उसने मेरे सर से मिर्चें वारी और फिर पढ़कर मुझे फूंक मारी और मिर्चें जलाने किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और उसने बताया कि मिर्चों से जरा भी महक नहीं आ रही, इसका मतलब आपको नजर लगी हुई थी। उसकी बात सुनकर मैं डर गई, क्योंकि वो जो भी कहती थी वो सच हो जाया करता था, इसलिए मैं उसकी बात कम ही टाला कर। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरा नाम अनम था और मैं तो मिडिल क्लास घराने से थी। मेरे अब्बू एक सरकारी महकमे में छोटे से ओहदे पर फाइज थे और वहाँ उनकी ईमानदारी और इखलाक से हर कोई मुतासिर था। अब्बू 5 वक्त के नमाजी और दीन का इल्म रखने वाले बाअमल इंसान थे, इसलिए कभी अपने ओहदे से फायदा न उठाया, इसलिए सफेद पोशी में जिंदगी गुजार। और अब्बू की इसी ईमानदारी और इखलाक से मुतासिर होकर अब्बू के दफ्तर में एक ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले दोस्त ने अपने बेटे के लिए अब्बू से मेरा हाथ मांग लिया। वो अब्बू की तरह नहीं थे, उन्होंने अपनी मुलाजमत और ओहदे से जी भर के फायदा उठाया और जल्द ही अपनी सोसाइटी के अमीर आदमियों में शुमार होने लगे। उनका एक ही बेटा था, सलमान, और वो चाहते थे कि उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसे बिगड़ने न दे और उनकी आने वाली नस्ल की अच्छी तरबियत भी कर सके। अब्बू से उन्होंने अपने बेटे की शादी का जिक्र किया और ख्वाहिश जाहिर की कि अगर आपकी बेटी है तो इसे मेरी बहू बना दें। पहले तो अब्बू ने टाल मटोल की, मगर फिर अम्मी से जिक्र किया तो अम्मी इस रिश्ते के पीछे ही पड़ गईं। अम्मी का कहना था कि हमने सारी जिंदगी घुट घुट कर गुजार दी, लेकिन अब मेरी बेटी की किस्मत चमकने वाली है तो आप मना ना करें। और आखिर अम्मी की जिद पर ही अब्बू ने अपने कुलीग को रिश्ता लाने की इजाजत दे दी और फिर इस तरह मेरा रिश्ता सलमान से तय पा गया। मेरी मंगनी पर सलमान के वालिद ने भारी भरकम तोहफे तोहफे दिए। सोने की अंगूठी की जगह सोने का सेट मुझे दिया और कपड़े और दीगर चीजों के साथ साथ 30,000 मुझे सलामी के तौर पर दिए। मगर अब्बू ने इन्हें मना किया कि हम ऐसी मंगनी कैसे निभा सकेंगे, कैसे पूरे उतरेंगे। तो उन्होंने ये कहकर अब्बू को खामोश कर दिया कि सलमान की वालदा ये सब ख्वाहिश थी, मगर वो अपने बेटे की खुशियाँ देखने से पहले ही दुनिया से चली गई, इसलिए अब सारे अरमान मैं निकालूंगा। ये सुनकर अब्बू ने फिर कुछ ना कहा। मेरे अलावा भी घर में मेरी और 2 बहनें थी जिनकी अब्बू को फिक्र थी कि इनके रिश्ते बड़े घरों में ना हुए तो वो शिकवा करेंगी कि अनम की मंगनी और रिश्ता इतने ऊंचे घराने में कर दिया। मगर अम्मी ने मेरी बहनों को मंगनी से पहले ये समझा दिया था कि सबका अपना अपना नसीब होता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनके रिश्ते भी अनम की तरह बड़े घरों में होंगे। और हुआ भी ऐसे ही। मेरी शादी के बाद जल्द ही उनके रिश्ते भी मेरे ससुर ने करवा दिए और वो भी अपने अपने घरों में बहुत खुश थी और मेरे अम्मी अब्बू अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। सब यही कहा करते थे कि मेरे अब्बू की ईमानदारी का इनाम ही मिला है कि उनकी बेटियों के इतने अच्छे नसीब खुल गए हैं और मेरे वालिदैन इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। मैं शादी के बाद बहुत खुश थी। सलमान को मेरे ससुर ने अपना बिजनेस करवा दिया था और सलमान ने भी अब्बा के साथ दिन रात मेहनत करके थोड़े ही अरसे में बिजनेस खड़ा कर लिया था। यही वजह थी कि सलमान का ज्यादातर वक्त बिजनेस पर तवज्जो और यहाँ वहाँ आने जाने में गुजर जाता और मैं इतने बड़े घर में अकेली फिरती रहती। शुरू में मेरा दिल नहीं लगता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नए माहौल की आदत होने लगी। घर में काम करने के लिए नौकरों की भरमार और मैं तो सदा की कामचोर थी। शादी के बाद मेरा काम बस खुद को सजा सवार कर रखना, क्योंकि सलमान मुझे हमेशा यही कहता था कि हमेशा बन सवर कर रहा करो। मैंने पार्लर जाना भी शुरू कर दिया
और घर में सारा वक्त मोबाइल और टीवी देखने में गुजरता। घर में खाना पकाने से लेकर कपड़े धोने तक अलग अलग मुलाजिम थे। मुझे बस ऑर्डर देना पड़ता था और सब मेरी मन मर्जी का बन जाता। घर में काम करने वाली कुछ मुलाजमें कुली वक्त थी और कुछ जुज़वी वक्त थी। जो कुल वक्ती थी वो हमारे घर के पीछे बने क्वार्टर्स में रहा करती, जिनमें एक मुलाजमा का नाम जाहिदा था। वो बाकी सब मुलाजमों से अलग थी। यूं तो उसकी एक 17 साल की बेटी थी, मगर वो खुद अभी लड़की लगती थी। शौक, चंचल और बहुत शौकीन। इसे सजे संवरने का बहुत शौक था और वो इस कदर फुर्तीली थी कि मैं अपने ज्यादातर काम उसी से करवाया कर। इसमें खास बात ये थी कि वो जो कहती थी वो अक्सर पूरा हो जाता था। और सिर्फ ये बात नहीं थी कि सिर्फ बात नहीं थी, एक हकीकत थी जिसका अंदाजा मुझे खुद शादी के कुछ दिनों बाद ही हो गया। असल में शादी के शुरू के दिन थे जब मैं बनी सवरी ऐसे ही एक दिन मैंने काला जोड़ा पहना और अपने कमरे से तैयार होकर निकली तो उसने मुझे कहा कि बाजी आप अपने कान के पीछे काजल लगा लो ताकि आपको नजर न लगे, वरना आपको नजर लगने के पूरे आसार हैं और आपको तेज बुखार होगा। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी तो उसने मुंह बनाने के अंदाज में कहा कि जाहिदा कभी गलत नहीं कहती। फिर उसकी बात जैसे सच साबित हुई। मैं तो बेहद हैरान रह गई। वह कुछ यूं था कि उसी शाम कुछ मेहमान खाने पर आ रहे थे। ये सलमान के रिश्तेदार भी थे और मेरे ससुर के दोस्त भी। उनके साथ 2 खवातीन भी थी। वो मुझे बार बार गहरी नजरों से देख रही थी और कभी मेरे ज्वेलरी सेट का पूछती कि कहाँ से बनवाया, बहुत खूबसूरत है, तो कभी मेरे जोड़े की तारीफ करती। और उनके जाने के आधे घंटे बाद मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और फिर इतना तेज बुखार हुआ कि मेरे होश ही उड़ गए। मुझे जिंदगी में कभी इतना तेज बुखार नहीं हुआ था और इस बुखार ने 3-4 दिन मुझे बिस्तर से उठने ना दिया। तो मैंने जाहिदा को कमरे में बुलवा कर उससे कहा कि तुम्हारी बात तो सच साबित हो गई है। जिस पर उसने इतरा कर कहा, अब आपने हमेशा मेरी बात सुननी और जब भी तैयार होना है नजर का टीका लाजमी लगाना है। मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया और इसके बाद फिर एक दिन मेरे साथ बहुत अजीब सा इत्तेफाक हुआ। मैं शाम के वक्त टेरेस पर कुर्सी डाले बैठी थी कि अचानक मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और मेरे माथे पे पसीने आने लगे। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं हिम्मत करके उठी और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ गई तो मेरे सर में दर्द एकदम बढ़ गया, इतना कि मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और मैंने जाहिदा को आवाजें देना शुरू कर। वो मेरी आवाज सुनकर भागती हुई छत पर आई और मुझे इस हाल में देखकर परेशान हो गई। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई और सलमान मेरे पास बैठे थे। मुझे होश में आता देखकर वो खुश हो गए और कहने लगे कि अपना ख्याल रखा करो। और फिर उन्होंने मुलाजमा से कहकर मेरा खाना मंगवाया और मुझे दवा देकर सुला दी। दूसरे दिन जब वो ऑफिस गए तो जाहिदा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बाजी मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि सुर्ख रंग का सूट पहनकर ऊपर मत जाना, और वो भी शाम के वक्त। देखा ना, वो ही हुआ जो मैंने कहा था। जाहिदा की बात सुनकर मेरे पसीने छूट। वो सच ही तो कह रही थी। उसने 2 दिन पहले मुझे ये बात कही थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर उसके बाद तो मैं जाहिदा की कही हर बात को पूरी तवज्जो से सुनने लगी। अगर वो किसी बात से रोकती तो मैं वो काम ना करती, और अगर मुझे किसी काम को करने में कोई वसवसा सताता तो मैं जाहिदा से मशवरा जरूर करती। शादी के बाद से मुसलसल ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसे मुझे लगता था कि जाहिदा के पास कोई रूहानी ताकत, इसीलिए उसकी बातें सच हो जाए। उसने ही पेशगोई की थी कि मेरे यहाँ पहली औलाद बेटा पैदा होगी, और ऐसा ही हुआ। शादी के दूसरे साल जब मेरे यहाँ बेटे ने जन्म लिया तो जाहिदा ने मुझसे तोहफा मांगा और मैंने उसे नया मोबाइल फोन खरीद कर दिया जो वो काफी अरसे से लेना चाहती। वो मेरे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखती थी। उसकी तबीयत में शौकी जरूर थी मगर वो दिल की बहुत अच्छी। एक रोज मैंने उसे अपने पास बिठाकर उसके बारे में पूछा तो वो मुझसे बातें करने लगी। असल में मुझे ये जानने का तजस्सुस था कि ऐसा क्या है जो उसकी कही बात पूरी हो जाती है। जाहिदा ने मुझे अपनी छोटी सी कहानी सुनाना शुरू। उसने बताया कि वो एक बहुत गरीब घराने की बेटी, और जब वो 10 साल की थी तो उसके गांव में एक ज़हनी माजूर लड़का अपने अब्बा के साथ रहने आया। वो लड़का बहुत भोला भाला था और लोग उसे अल्लाह लो कहकर पुकार
पुकारते थे। जाहिदा ने कहा कि 10 साल की उम्र से शादी होने तक उसने उस अल्लाह लोक लड़के को खाना खिलाया था और शायद इसी का नतीजा था कि उसकी दुआ भी कबूल होती है और काफी बातें सच भी हो जाए। अब ये महज इत्तेफाक था या अल्लाह का खास करम, ये तो जाहिदा खुद भी नहीं जानती थी। शादी के बाद वो शहर में आ गई क्योंकि उसका शौहर सलमान के पापा के पास नौकरी करता था और फिर जाहिदा तब से यहीं रह रही। उसकी बेटी भी यहीं पैदा हुई। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद अब माँ के साथ हमारे घर के काम काज में हाथ बटाती। जाहिदा की कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा और उसकी सादगी और भी पसंद आई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी और पुरसुकून गुजर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस सुकून के पीछे इतना बड़ा तूफान छुपा हुआ था। और ये तूफान मेरी शादी के 5 साल बाद सामने आया, जब मेरे ससुर के इंतकाल को भी 6 माह गुजर चुके थे। मेरे ससुर के इंतकाल के बाद सारा बिजनेस अब सलमान के हाथों में था, जिसकी वजह से उनकी मसरूफियात मजीद बढ़ चुकी थी। इन 5 सालों में मेरे 2 बच्चे हो गए थे। बेटा तो पहले ही था, अब बेटी भी मेरे घर में चहकती। एक दिन मुझे हल्का सा बुखार महसूस हुआ तो मैंने तवज्जो नहीं दी कि खुद ही ठीक हो जाएगा, मगर बुखार शाम तक तेज होता गया और फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। तो सलमान ने डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ मुझे दी और आराम करने को कहा। मेरे बच्चों का ख्याल जाहिदा और उसकी बेटी बहुत अच्छी तरह रखते थे, इसलिए मुझे उनकी ज्यादा फिक्र नहीं। हाँ, लेकिन मुझे फिक्र तो अपनी तब हुई जब मेरी तबीयत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ रही। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए मगर मुझे दवा से फर्क ना पड़ा। तो डॉक्टर ने अस्पताल दाखिल होकर टेस्ट वगैरह करवाने का कहा। ये भी करके देख लिया मगर कुछ अफाका ना हुआ। बस ये पता चल गया कि मुझे गर्दन तोड़ बुखार था। सलमान अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवा रहे थे मगर मेरी तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। दवा दारू के साथ साथ दम और दरूद भी करवाए जा रहे। एक दिन तबीयत संभलती तो दूसरे दिन ज्यादा खराब हो जाती। फिर ऐसा हुआ कि एक शाम जाहिदा मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बाजी, मैंने एक ख्वाब देखा है कि आपने सलमान साहब की दूसरी शादी करवा दी और आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जाहिदा को कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चली जाओ यहाँ से। जाहिदा खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। इस बात के बाद भी मेरी मुसलसल तबीयत खराब ही रही और फिर ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। मैं बहुत कमजोर होती जा रही और बस सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती। यह जाहिदा मुझे सहारा देकर बाहर लॉन में ले जाती ताकि मैं ताज़ा हवा को महसूस कर सकूं और मेरी सेहत पर अच्छा असर पड़े। मेरे बच्चों के सारे काम और सलमान की देखभाल भी मुलाजिम ही कर रहे थे। मैं इस रूटीन से तंग आ चुकी थी और फिर मेरे दिमाग में उल्टे ख्याल आने लगे कि अगर मैं कभी ठीक ना हुई तो सलमान दूसरी शादी अपनी मर्जी से भी तो कर सकते हैं, या मैं मर गई तब भी दूसरी बीवी ले आएंगे। तो क्यों ना मैं जाहिदा की बात मान लूं। मैंने 3-4 दिन बहुत सोचा और फिर जाहिदा की बात मानने पर मजबूर। वैसे भी जो वो कहती थी वैसा हो जाया करता, तो क्या पता मैं बिल्कुल सेहतमंद हो जाऊं। ये सोचकर मैंने जाहिदा से बात की और उसे कहा कि किसी बहुत गरीब घर की लड़की देखो जो बेचारी सी हो और उसके आने से मेरे घर खराब ना हो। जाहिदा ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सलमान साहब को मना लें, मैं लड़कियां देखना शुरू करती हूँ। मैंने जब सलमान से बात की तो वो हत्थे से उखड़ गए और कहने लगे कि जाहिदा तो पागल है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भला ख्वाब देखकर भी कोई ऐसे यकीन कर लेता है। मगर मैंने जिद पकड़ ली क्योंकि मेरी तबीयत तो संभल ही नहीं रही थी और मेरी समझ से बाहर था कि मैं कैसे और कब ठीक होंगी। फिर मुझे ये भी डर था कि आज नहीं तो कल सलमान किसी को ब्याह लाए तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं भी जिद बांध कर बैठ गई। आखिर सलमान को मेरे सामने घुटने टेकने पड़े। सलमान के मानते ही मैंने जाहिदा को कहा कि जल्दी लड़की देखो और मुझे दिखाओ। जाहिदा ने कहा कि बस बाजी 2 दिन में रिपोर्ट देती हूँ और फिर ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद उसने मुझे 3-4 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई और इनके बारे में बताया। मैंने इनमें से एक लड़की पसंद की जो बिल्कुल आम शक्लो सूरत। उसका नाम सना था और वो गांव के एक बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। मैंने यही सोचकर पसंद किया कि सांवली और आम सी नैन नक्श वाली लड़की है तो सलमान ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, इसे और गरीब घराने से है
तो दब कर रहेगी। मैंने जाहिदा से कह दिया कि सना के घर वालों से बात पक्की कर लो और चंद शराइत इनको बता देना। फिर मैंने जाहिदा को सब समझा दिया और जाहिदा ने सारे मामलात 1 हफ्ते के अंदर अंदर तय कर लिए। 1 हफ्ते बाद सलमान का निकाह उस लड़की के साथ था। मैंने उसके लिए ऊपर वाली मंजिल पर कमरा तैयार करवा दिया ताकि मेरे बच्चों पर इसका असर न पड़े। 1 हफ्ते बाद जाहिदा के साथ जाकर सलमान उसे निकाह करके ले आए। जिस दिन वो निकाह करने के बाद मेरे घर आई, जाहिदा उससे मुझे मिलवाने मेरे कमरे में लेकर आई। मैं बैठी हुई थी, मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था, मगर मैंने अब दिल को समझा लिया था। मैंने उस लड़की को देखा, वो दुल्हन बनी हुई थी, मुझे सलाम करके एक तरफ खड़ी रही। मैंने उससे हाल पूछा तो उसने 2 अल्फाज में जवाब। उसका सर झुका था और वो बहुत सहमी हुई थी। उसे देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। इसके बाद जाहिदा उसे ऊपर वाले कमरे में ले गई, मगर मैंने सलमान को ऊपर जाने ना दिया। अपनी तबीयत का बहाना बनाकर सलमान को अपने पास बैठाए रखा और सलमान खुद भी अपनी नई दुल्हन के पास जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। फिर मैंने दवाई खाई और हम सो गए। दूसरे दिन सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मुझे बुखार था, लेकिन पहले से कम था। सलमान ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। जाहिदा ने सलमान को नाश्ता दिया और बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मेरे पास आई। मैं नाश्ता करने लगी और मैंने सना का पूछा तो जाहिदा ने बताया वो ऊपर अपने कमरे में ही है। मैंने जाहिदा से कहा कि उसे ऊपर ही रहने देना और उसे कहना कि नीचे ना आए जब तक मैं ना उसे बुलाऊं, और ऊपर ही उसे खाना दे देना। जाहिदा ने ऐसा ही किया। शाम को सलमान ऑफिस से आ गए और खाना खाकर सो गए। उन्होंने ऊपर जाना तो दूर, अपनी दुल्हन के बारे में पूछा तक नहीं। शायद वो भी मेरी तरह अब तक अपने दिल को मनाने में कामयाब नहीं हुए थे, मगर मैं समझती थी कि शादी का तो अपने हकूक और फ़राइज़ भी निभाने पड़ेंगे। मैंने सलमान को उठाकर ऊपर कमरे में भेज दिया कि वो भी आपकी बीवी है, उसे भी कुछ वक्त दें। सलमान ने खामोशी से सर हिला दिया और ऊपर कमरे में चले गए। मैं दवा खाकर लेट गई। मेरी तबीयत बेहतर थी और मैं बिना सहारे के चल फिर लेती। जब आधी रात गुजरी तो मुझे ख्याल आया कि सलमान ऊपर है। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं अपने बिस्तर से उठी और हिम्मत करके चलती हुई कमरे से बाहर चली। मैं लॉन में जाकर बैठना चाहती, मेरा दम घुट रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लॉन में चली गई और वहाँ एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद मुझे किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैं बहुत डर गई, मगर आवाज मुसलसल आ रही थी और मेरे घर के अंदर से ही आ रही थी, इसलिए मैंने तवज्जो देने की कोशिश की तो मुझे लगा कि आवाज ऊपर से आ रही है। मैं अंदर गई और सीढ़ियां चढ़ने लगी और जब मैं ऊपर पहुंची तो मेरी हैरत दुगनी हो गई, क्योंकि आवाज सना के कमरे से आ रही थी। मैं अब उसके कमरे का दरवाजा खोलते हुए डर भी रही थी और सोच भी रही थी कि आखिर सलमान के होते हुए ये लड़की रो क्यों रही, और आखिर सलमान अंदर नहीं तो कहाँ है। ये सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला तो बड़े आराम से दरवाजा खुल गया, क्योंकि अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला मैंने लाइट ऑन की तो मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि सना तो सुकून से बेड पर सो रही थी और सलमान कमरे में नहीं थे। मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मैंने खुद रोने की आवाज सुनी थी, जिसका ताकुब में ही मैं ऊपर आई थी, मगर यहाँ तो मंजर ही और था। मैंने सामने कमरे की दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली तो रात 4 बज रहे थे। मैंने फटाफट लाइट बंद करी और दरवाजा भी बंद करके नीचे आ गई और सलमान को इधर उधर तलाश करने लगी। जब स्टडी रूम में गई तो सलमान वहीं कुर्सी पर सो रहे और उनके सीने पर किताब रखी थी, जैसे वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गए हों। मैंने उनको जगाया और पूछा कि यहाँ क्यों सो रहे हैं, तो सलमान ने जवाब दिया कि वो तकरीबन 2:30 बजे के बाद यहाँ नीचे आए थे और फिर यहीं सो गए। मैं उनको कमरे में ले गई और उस वक्त कोई बात करना मुनासिब ना समझा। सलमान सोए तो मैं भी सो गई, मगर मेरे जहन में वही सब चल रहा था जो मैंने देखा और सुना था। मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर अब अपने कान खड़े कर 2-3 दिन बाद मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो जाहिदा मेरे पास आई और कहने लगी, बाजी आपसे सना मिलना चाहती है। वो कह रही है कि अनम बाजी की तबीयत खराब है, मुझे इनसे मिलना है। मैंने जाहिदा को मना कर दिया कि मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। फिर 2 दिन गुजर गए और मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, मगर उस रात फिर एक अजीब सी बात मेरी आंखों ने देखी और कानों ने सुनी। ऐसा कि उस दिन सलमान ने सना के पास सोना था और मैं कमरे में अकेली थी। जिस दिन सलमान मेरे साथ कमरे में नहीं होते थे मुझे बेचैनी होने लग जाती। उस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं लॉन में निकल गई और टहलने लगी। रात काफी हो चुकी थी, मगर माहौल में मौजूद
खनकी मुझे अच्छी लग रही। मैं लॉन में टहलते हुए आधा घंटा गुजारा था कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया सा मुझे नजर आया जो लाउंज में दाखिल हो चुका था और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की है जो सीधी चलती जा रही। और जब मैंने थोड़ा गौर किया तो शदीद हैरत हुई कि वो तो सना थी जो किसी रूह की तरह बिल्कुल सीधी चल रही। और फिर मुझे नजर आना बंद। मैं घबरा गई मगर हिम्मत करके ऊपर चली और जाकर सना का दरवाजा आज भी खुला हुआ था। और जैसे ही मैंने लाइट जलाई मेरा दिल दहल कर रह गया। सना तो बिस्तर पर सुकून से सो रही थी। मैं बेहद डर गई कि इस दिन रोने की आवाजें आ रही थी मगर आज तो मैंने उसे चलते फिरते देखा है। मगर अब ये उस दिन की तरह सुकून से सो रही है। आखिर ये माजरा क्या है? और सलमान आज भी यहाँ कमरे में नहीं था। आज तो मैंने लाइट भी ऑन छोड़ दी और दरवाजा भी खुला छोड़ दिया और नीचे आकर सलमान के स्टडी रूम में गई तो वो वहाँ सो रहे थे। मैंने उनको उठाया और पूछा कि आप यहाँ क्यों सोते हैं? तो वो कहने लगे कि आधी रात को सना जाग जाती और मुझे कहती है कि आप नीचे जाकर सो जाएं, तो मैं यहाँ आकर सो जाता हूँ। सलमान की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं सना से खुद बात करूंगी। अगले दिन मेरा डॉक्टर से चेकअप भी था और मुझे बच्चों की टीचर से भी मिलना था। इसके अलावा भी कुछ काम, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हर काम कर सकूं। कुछ काम जाहिदा के जिम्मे लगा कर मैं सलमान के साथ चेकअप के लिए चली। डॉक्टर ने कहा कि अब बेहतरी हो रही है तबीयत में, क्योंकि बुखार की एक मियाद होती है और वो पूरी हो गई। ये सुनकर मुझे जाहिदा पर बड़ा गुस्सा आया जिसकी वजह से मैंने सलमान की दूसरी शादी कर दी, वो भी एक बेहद पुरइसरार लड़की से। मगर अब क्या हो सकता था? उसी दिन शाम को सना मेरे कमरे में आई और मेरे कहने पर मेरे पास बैठ उससे उन दोनों वाकयात के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि उसे नींद में चलने की आदत और वो अक्सर नींद में रोना शुरू कर देती है। ये सब उसके साथ बचपन से था। उसकी बातें सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गई कि अब सारी जिंदगी ये सब सहना पड़ेगा और मेरे बच्चे किसी दिन डर गए तो क्या होगा। मगर फिर एक दिन जो हुआ वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो। सना को मेरे घर में आए 20-22 दिन हो गए जब ये वाकया पेश हुआ कुछ ऐसे कि सलमान 2 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए तो मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी। बच्चों का कमरा मेरे कमरे के साथ ही था जिसमें एक दरवाजा मेरे कमरे में खुलता था, इसलिए मैं बच्चों की तरफ से मुतमईन। सना की तरफ से भी काफी दिन से कोई आवाज या कुछ ऐसा नहीं हुआ था जो मशकूक हो, इसलिए मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही क्योंकि मेरी तबीयत भी पहले से ठीक। मगर उस रात जब सलमान घर नहीं थे तो रात को अचानक मुझे प्यास महसूस हुई मगर जग खाली पड़ा था। मैं पानी लेने किचन में जा रही थी तो मुझे जाने क्यों ख्याल आया कि जाकर सना को देखूं। मैं पानी पीकर जग किचन में रखकर ऊपर चली गई। सना के कमरे से हल्की हल्की लाइट की रोशनी खिड़की से नजर आ रही जबकि कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे अजीब सा लगा। मैंने खिड़की से देखने की कोशिश की तो जो मंजर मेरी नजरों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। सना बाल खोलकर कमरे के दरमियान में बिछे कलीन पर बैठ और उसके सामने मेरी और सलमान की तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर तो स्टोर रूम में रखवा चुकी थी मैं, फिर उसके कमरे में कैसे आई? मैं ये सोच रही थी कि सना ने एकदम अजीब सी हरकतें करना शुरू कर। वो अपने हाथों से तस्वीर की तरफ इशारा कर रही और फिर अजीब सी आवाजें निकालने लगी। मेरा दिल बहुत डर गया तो मैं दबे पांव वहाँ से भागती हुई नीचे और जाहिदा के क्वार्टर में पहुंच। मैंने जाहिदा को गहरी नींद से जगाया और उसे खामोशी से ऊपर सना के कमरे तक ले, मगर अब वहाँ कुछ नहीं था। सना सुकून से बिस्तर पर सो रही। जाहिदा मुझे लेकर नीचे मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बाजी मुझे आप पर यकीन है, हम कल चोरी छुपे इसको दोबारा देखेंगे। दूसरी रात भी सलमान घर में नहीं थे और जाहिदा पहले ही मेरे कमरे में सो गई, लेकिन मैं जागती रही और फिर जब 2 बजे तो मैंने जाहिदा को उठाया और दबे पांव हम दोनों ऊपर गए। वहाँ वही मंजर आज भी हमारा बिल्कुल वही हो रहा था जो गुज़श्ता रात मैंने देखा था। जाहिदा तो आंखें फाड़े वो सब देख रही। फिर मैंने मोबाइल से तस्वीर बनाई और जाहिदा ने दरवाजा बजाया तो 5-7 मिनट बाद दरवाजा। सना ऐसा तासुर दे रही थी जैसे सोकर उठी, मगर मैंने तस्वीर उसे दिखाकर सच बोलने का कहा तो वो तेज तेज आवाज में रोने लगी और मेरे पैर पकड़ने लगी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी माँ ने उसे ये सब सिखा कर भेजा था ताकि मैं शोहर को काबू कर सकूं और आप मुझे घर से ना निकाल। उसकी बात सुनकर मेरा सर चकरा गया। मैंने जाहिदा की तरफ देखा। जाहिदा उसे समझाने लगी। मैं समझती थी कि वो कम उम्र गांव की आई हुई लड़की है
कम इल्मी ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती। यही वजह थी कि जाहिदा की बातों को सच मानना और सलमान की शादी करवा देना मेरी मजबूरी बन गई। मगर मैं अब मजीद गुनाहगार नहीं होना चाहती। मैंने सना को माफ कर दिया और अपना दिल बड़ा करके उसे दिल से अपना लिया, जिसका फायदा मुझे सारी जिंदगी होता रहा। और मैं इस बात को मान गई कि इंसान का ज़र्फ बड़ा हो तो बड़े से बड़ा मामला अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता। जैसे आज के इस साल गुजरने के बाद मुझे सना को देखकर खुशी होती है। अब उसके भी 2 बच्चे हैं और हम सब मिलजुल कर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार